नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। दिल्ली चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह दिल्ली की जनता की जीत है। जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है। देखिए, 27 सालों बाद गैर भाजपाई सरकारों की विदाई हुई है और ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी की जीत है, क्योंकि वो जो भी गारंटी देते हैं वो इस बात की गारंटी होती है कि गारंटी पूरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो भी बातें कही जाती हैं वो पूरी होती हैं। झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार का जो शासन था दिल्ली के अंदर, जिसके कारण से दिल्ली में अनेक घोटाले हुए, चाहे वो क्लिनिक का घोटाला हो, चाहे वो स्मार्ट क्लास का घोटाला हो, यमुना सफाई का घोटाला हो, अनेक घोटाले, चाहे शराब का घोटाला हो, उन सब घोटालों का अंत हुआ है। दिल्ली के 70 विधानसभा सीट में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वही 27 साल बाद भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद देहरादून प्रदेश कार्यालय में देखें किस प्रकार से जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी वहां खड़ी है। पुष्कर सिंह धामी भी आ गए। वही धामी के आगमन से पहले पटाखों की बौछार से उनका स्वागत किया गया। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई 48 सीट जीत दर्ज की है। और वही यदि बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज किया है। वहीं पूर्व सीएम और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। वहीं पार्टी के बड़े नेताओं में यदि बात करें तो मुख्यमंत्री आतिशी ही अपनी सीट जो कालका जी से बचाने में कामयाब रही। वही जनपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली विधानसभा सीट में यदि बात करें तो चुनाव में करीब 60.5% मतदान हुआ था और चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर जा रहे हैं और लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनको बधाई दे रहे हैं। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल गेम्स से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। 14 फरवरी को नेशनल गेम्स का समापन समारोह प्रस्तावित है। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का समापन होगा। वहीं समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पुलिस की ओर से इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। 14 फरवरी को नेशनल गेम्स का समापन होना है। इस मौके पर हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का समापन समारोह प्रस्तावित है। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। पुलिस की ओर से इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता और व्यापक प्रबंध किए गए। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स का समापन होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। नेशनल गेम्स से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं 14 तारीख को नेशनल गेम्स है, इनका यहाँ पर समापन होना है हल्द्वानी में और माननीय गृह मंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इसको लेकर हम लोग पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। हमें दोनों एंगल से देखना है। जहाँ एक और हमें माननीय वीवीआईपी की सुरक्षा देखनी है, वहाँ जो आम पब्लिक आ रही है या जो अन्य दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, वो भी सुरक्षित यहाँ से जाएँ, इस चीज़ की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हमने पार्किंग के सारे स्थान चिन्हित कर लिए हैं। जिस रास्ते से जो क्राउड है या जो दर्शक हैं वो आएंगे, वो भी पहले चिन्हित हो गए हैं। अलग अलग हमारे स्टैंड्स हैं, उनमें अलग अलग कैसे प्रवेश की व्यवस्था होगी, इसको हम एक फाइनल टेस्ट दे रहे हैं। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने रोमांचक मुकाबले में उड़ीसा को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। हरियाणा ने इस मैच को जीतकर इतिहास रचा है, क्योंकि हरियाणा की टीम पहली बार राष्ट्रीय खेलों के फुटबॉल मुकाबले में फाइनल तक पहुंची थी, जबकि उड़ीसा की टीम 37वें राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन टीम थी। वहीं स्वर्ण पदक जीतने के बाद हरियाणा टीम के कोच और खिलाड़ी भावुक नजर आए और उन्होंने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारा टीम ने बहुत एफर्ट लगाया है, बहुत अच्छा खेला है, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि बहुत
टाइम से हम वेट कर रहे थे गोल्ड मेडल का, तो फाइनली वो गोल्ड मेडल आ गया हमारे हाथ में। बस यही था कि हमें जीतना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए बस। मैं अपनी पूरी टीम को और कोचेस को श्रेय देती हूँ अपनी को। सर ये सारा प्लेयर्स का एफर्ट्स है और उनका एक जॉइंट मतलब कि एक दूसरे का साथ, और बिल्कुल ही एक दूसरे का साथ देके, और उन्होंने जो खेला है इसमें, जो उन्होंने एक संगठित दिखाया है कि वो कैसा प्रदर्शन होना चाहिए। एंड आई होप एवरी स्पेक्टेटर इन दिस स्टेडियम हैव एंजॉयड द गेम। अगला टारगेट है जो नेक्स्ट नेशनल सीनियर नेशनल्स आएंगे उसके अंदर देखेंगे, और बिल्कुल और भी तगड़े होकर आएंगे इसके अंदर। उसमें हमारी टीम का यही मकसद था कि हम गोल्ड लेके जाएंगे, और जैसे हम यहाँ से आए हैं तो हम अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड लेके अच्छा खेल के। हमारी पूरे मैच की पूरी टीम की तैयारी थी कि हम एक यूनिटी में खेलेंगे और सब एक दूसरे का सपोर्ट करके खेलेंगे, और हमें लास्ट तक फुल एफर्ट लगाएंगे अपना। नर्वस नहीं था, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें फर्स्ट टाइम गोल्ड लेके जाना है। हम इतनी मेहनत से यहाँ तक आए हैं तो हमें गोल्ड लेके ही वापस घर जाना है। राष्ट्रीय खेलों के तहत देहरादून में भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच ताइक्वांडो के खेल में मैच फिक्सिंग की खबर सामने आई है, जिसके बाद विपक्ष की ओर से सरकार पर जमकर हमला किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई की भी बात कही। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ही खेलों को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिस तरह से खेलों में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों में फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोप के साथ भ्रामकता फैलाने को लेकर एक पोर्टल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर फैलाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा की, जिससे सरकार की भी छवि खराब हुई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में भी डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। असीस फीड, बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य, सालों साल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में ऑनलाइन कुंवर प्रणव चैंपियन की पेशी हुई। धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल किए। सीजेएम कोर्ट में फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कोर्ट में पेशी हुई। आपको बता दें उनके ऊपर उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर फायरिंग करने के आरोप थे। इस दौरान धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल किए। सीजेएम कोर्ट में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में ऑनलाइन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पेशी की गई। धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल किए। वहीं सीजेएम कोर्ट में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की कोर्ट में पेशी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी, कोर्ट में ऑनलाइन कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पेशी की गई है।
वहीं धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल किए और सीजेएम कोर्ट में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, हरिद्वार से ये बड़ी जानकारी कोर्ट में ऑनलाइन पेशी की गई। धारा 109 को लेकर जज ने जांच अधिकारी से सवाल किए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग मिनिस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की है और जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहाँ पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है, और देहरादून में, हल्द्वानी में, उनको जगह कर इनके हिमालय हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोलेंगे। खबर देहरादून से है, जहां संगठनात्मक चुनावों के बारे में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के कारण संगठन चुनाव में देरी हुई है। वहीं 9 फरवरी को देहरादून में ही संगठन की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। ऐसे सभी पर्यवेक्षकों का जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की, प्रदेश पदाधिकारियों की 1 दिवसीय कार्यशाला देहरादून में 9 फरवरी को पार्टी ने रखी है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय रेखा वर्मा जी और केंद्रीय पर्यवेक्षक, सांसद और किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार चाहर जी इस कार्यशाला में रहेंगे। और कार्यशाला में किस तरह से हमको कार्यकर्ताओं से नाम लेकर के आने हैं मंडलों के और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर उत्तराखंड बजट सत्र से जुड़ी है। बड़ी जानकारी सामने, 18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। ये बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून विधानसभा में बजट सत्र प्रस्तावित। ये बजट सत्र पेपरलेस होगा। 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र को संचालित किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी, का ये अहम फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी, 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा और यह बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र चलाया जाएगा। उत्तराखंड बजट सत्र से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी।
देहरादून विधानसभा में बजट सत्र प्रस्तावित है। आपको बता दें पेपरलेस रहने वाला है ये बजट सत्र। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 की आबादी पर एएनएम सेंटर खोले जाएंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार इसके लिए एएनएम सेंटर से जुड़े मानकों में बदलाव करने जा रही है। राज्य में फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में 10,000 और पहाड़ी इलाकों में 5,000 की जनसंख्या पर एएनएम सेंटर खोलने का मानक है। आबादी के इस नियम के चलते पहाड़ पर एएनएम सेंटर काफी दूर दूर है। इससे गर्भवतियों और आमजन के साथ एएनएम को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है कि हर 3000 की आबादी पर एक एएनएम सेंटर खुलता है तो मुझे लगता है कि पलायन को रोकथाम करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पलायन मुख्यतः हमारे वहाँ 4 वजह से हो रहा है। रोजगार का अभाव, खेती को हो रहे जंगली जानवरों से नुकसान और उनका आतंक, और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अभाव। तो यदि एएनएम सेंटर्स खुलते हैं तो हमारी प्रसूताओं को इलाज मिलेगा और हमारे जो एकदम जिनको फर्स्ट एड चाहिए होता है उन लोगों को इलाज मिलेगा। तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 2014 के बाद से इस देश के और प्रदेश के लोगों को बहुत सारे ऐसे सपने दिखाए गए जो धरातल पर नहीं उतरे। हाल ही में हुए नगरपालिका के चुनाव को लेकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरपालिका के लिए अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौहान ने शपथ ली है, तो वहीं 11 वार्ड के लिए सभासदों ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि इस पालिका में निर्दलीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और 9 निर्दलीय सभासद विजयी हुए हैं। इस मौके पर गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मंगलौर नगरपालिका में अध्यक्ष और सभी सभासदों को नगरपालिका परिसर में जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष कुमार मिश्रा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी को लेकर शपथ ग्रहण के बाद नगरपालिका चेयरमैन मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा कि मंगलौर की जनता ने जिस उम्मीद और आशाओं के साथ उन्हें चेयरमैन बनाया है, उन उम्मीदों पर वह खरा उतरेंगे। भाई का आज ही देख लो, आज से आपको मंगलौर में नजर आएगा कि कोई चेयरमैन बना। नगर पर ढर्रा खत्म, नया ढर्रा चलेगा और पुराना जो है सहयोग चलेगा। जो भी हमसे बनेगा वो उसका करेंगे। जिस तरह को इन लोगों ने हमने झटका दिया, समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या हुआ। भाई वो मुझे हटाने का ही तो काम कर रहे थे, उनका कैंडिडेट नहीं जीत रहा था, अब भी उन्हीं का जीतता, हमारा ही जीतता, यही तो था। रही यहाँ की फंड की बात, पहले हमने बढ़वाया था 2 किलोमीटर इसका एरिया होता था मंगलौर कस्बे का, मैंने हरीश रावत की सरकार में 8 किलोमीटर कराया और 1 करोड़ 12 लाख रुपए से 3 करोड़ 58 लाख रुपए का बजट हमने कराया था। और अब भी जो भी प्रयास होंगे, हमारे विधायक जी हैं और भी हमारे जिले में 5-7 विधायक तो है, तो पाते है कि काम करेगा। चेयरमैन तो मोहिद्दीन का अनुभव अलग चीज है, मगर चेयरमैन तो यही है, यही करेगा। जो भी किसी का होगा, सब अव्वल यही चेयरमैन है, आखिर यही चेयरमैन है, इसी का आदेश चलेगा। हमें तो कोई बात होगी तो इससे कह देंगे, मगर हमारा कोई अधिकारी को या कोई उसे ना कोई चेयरमैन इसे बनाया, यही काम करेगा, इसी की जिम्मेदारी होगी, इसी की जवाबदेही होगी, इसे ही सब लोग कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चेयरमैन बनाया हमने, कोई कठपुतली नहीं, चेयरमैन चेयरमैन साहब प्रयास किया जाए। सरपरस्ती हमारे चाचा हैं, भतीजे की सरपरस्ती चाचा करेंगे और विधायक जी करेंगे और मंगलौर की जनता करेगी, सभासद गण करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे निपटा जाएगा सब। हल्द्वानी में नगर निगम के निर्वाचित महापौर गजराज सिंह बेस्ट ने आज शपथ ली। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसी को लेकर महापौर को कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री रेखा आर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। से पूरी हल्द्वानी नगर निगम की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरे पूरा परिवार उन सबका कृतार्थ है, उनका आभार व्यक्त करता है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारी पहली बैठक होने जा रही है और हम निश्चित रूप से जो हमने एक नारा दिया था, विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी का, हम उस नारे के साथ काम कर रहेंगे और काम करने जा रहे हैं। देखिए, आज हल्द्वानी नगर निगम की
जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया और आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूं और सम्मानित हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है। और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूं कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज सिंह आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए जो है उन्होंने शपथ ली है और आज ही से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।